हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन और ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपकी एग्ज़ाम रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर मैंने ये बुक राइट की है जो आप लोगों के लिए है। स्पेशल मैंने ये पीडीएफ बनाया है और जो पीडीएफ है लगभग इसमें मैंने 2000 क्वेश्चंस को शामिल किया है और 2000 क्वेश्चंस के इस पीडीएफ को मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद ही इसको एक बार जब ओपन करके देखेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें वास्तव में ऐसे क्वेश्चन हैं जो अब तक के रिकॉर्ड में अब से पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और जहाँ से संभावनाएं बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन आने की। मेरे हिसाब से जो अधिकतर एग्जाम्स में क्वेश्चन यहीं से पुटअप किए जाएंगे। क्वेश्चन हालांकि घुमा फिरा के दिया जा सकता है लेकिन अधिकांश जो सिमिलरिटी रहेगी वो यहीं से पूछे जाएंगे। इसी वजह से दोस्तों आप सभी को मैं डेली 50 क्वेश्चंस है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड वो आपको इंट्रोट करा दूंगा मैं, ठीक है, उपलब्ध करवा दूंगा, कहने का मतलब। तो पहला क्वेश्चन आज का जो होने वाला है वो है कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम माना जाता है इन ऑप्शन में से। अब ये ऑप्शन है, एग्जाम में अलग अलग ऑप्शन भी आ सकते हैं क्योंकि कर्क रेखा जहाँ भारत के जिन हिस्सों से गुजरती है उन हिस्सों में जहाँ पर भी है तो वहाँ उनके आसपास से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या किन किन राज्यों से गुजरती है ये पूछा जा सकता है, या आप जिस स्टेट में रहते हैं क्या उस स्टेट के किसी स्पेशल जिले से या डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है तो ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है, पहला ऑप्शन है आपका कोलकाता, दूसरा दिल्ली है और तीसरा जोधपुर और चौथा है नागपुर। तो देखा जाए तो दिल्ली काफ़ी दूर है, हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से भी गुजरती हैं आपकी कर्क रेखा। लेकिन देखो कोलकाता है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल है जो साउथ के अंदर है और साउथ में जो इसकी डिस्टेंस है कोलकाता की वो लेस देन कम है क्योंकि यहाँ पर नज़दीकी एरिया में है ये। थोड़ा सा गुजरात से थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो उधर की साइड में कोलकाता पड़ जाता है, तो ये कोलकाता नज़दीक है। उसके बाद में देखते हैं दिल्ली। दिल्ली है जो कर्क रेखा यहाँ से क्या है नीचे होके जाती है बहुत ज़्यादा, राजस्थान से भी नीचे होके, तो मतलब दिल्ली है जो काफ़ी दूर रह गया है, दिल्ली ऊपर रह गया है। जोधपुर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो जोधपुर भी काफ़ी आउट पड़ जाता है क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बहुत बड़ा है, तो काफ़ी किलोमीटर यानी इसकी दूरी कुछ ज़्यादा हो जाती है कर्क रेखा से। और नागपुर महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में नागपुर जो जिला है ये भी एक अंतिम जिले के रूप में है, तो ये भी काफ़ी डिस्टेंस रखता है। सो इस वजह से ज़्यादा सुटेबल जो रहेगा वो सुटेबल ऑप्शन है आपके लिए कि कर्क रेखा के लिए निकटतम कौन सा शहर है, तो इनमें ऑप्शनों में से है कोलकाता, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। अब देखो वही क्वेश्चन था ऊपर और अभी ये क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बताया ना आपको कि कैसे ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये ऑप्शन आपको पूर्वी भारत से उठाकर दे दिए गए हैं, जहां पर पूर्वी भारत में से पूछे गए हैं, पूर्वोत्तर इंडिया में से, जहां इम्फाल है, अगरतला है, रायपुर है, आइजोल है। ये सभी आप जानते होंगे कि इम्फाल किसकी राजधानी, अगर त्रिपुरा की अगरतला राजधानी है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है ना, तो मिजोरम की है आईफॉल, इम्फाल है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन हैं जो नगर हैं, शहर हैं, राजधानियां भी हैं। तो इन चारों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, तो आइजोल है जो कि पूर्वोत्तर भारत में है, लगभग सबसे ज़्यादा है, मतलब कहने का मतलब सबसे पूर्वी क्षेत्र में जो स्टेट है उस स्टेट की राजधानी है आइजोल। तो आइजोल जो है वो सबसे नज़दीक माना जाएगा कर्क रेखा के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि भारत, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है और काफ़ी कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो काफ़ी कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पर है कि भारत का जो अक्षांशीय एंड देशांतरीय विस्तार है, अक्षांशीय यानी अक्षों के अनुसार और देशांतरीय विस्तार है जो कि स्ट्रेट लाइन में है, तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो आपको करेक्ट याद होना चाहिए। तो उसमें क्या है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो आपको याद होना चाहिए। इस वजह से मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन बार बार रहे, एक बार आप इसको याद कर लीजिएगा पूरी तरीके से तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो हेलो दोस्तों,
तो यहाँ पर देखिए कि भारत है जो हमारा, वो भारत अक्षांशीय और एक देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो यह है उत्तरी गोलार्ध और पूरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की जो मुख्य भूमि दक्षिण से लगा लेते हैं हम, तो उत्तर उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और पश्चिम से देखा जाए, पश्चिम से पूर्व की तरफ देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है, पूर्वी देशांतरों के बीच में है। अब यहाँ ऑप्शन मैच कर सकते हैं आप। तो यहाँ देखा जाए तो ये सारे ही लगभग जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड ये तो ठीक है, लेकिन 37 डिग्री जो 6 मिनट का है विस्तार, हमारा उत्तर पूर्वी विस्तार है, वो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ 17 डिग्री 35 मिनट और 17 डिग्री 53 मिनट, तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दिया गया है। इस वजह से इस ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें से एक भी मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि भारत का जो विस्तार है उत्तर में देखा जाए, उत्तर पूर्वी विस्तार देखा जाए भारत का, तो उत्तरी अक्षांश में है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के है, तो यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, तो ये है इसका एक्चुअल जो विस्तार है उत्तरी अक्षांश में। और दक्षिणी अक्षांश में जो पूरा है 68 डिग्री है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के है 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो यहाँ एक भी ऑप्शन में ये मैच नहीं करता है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। अभी हमने, जैसे कि मैंने इसको काफ़ी आपको विस्तृत रूप से बताया भी है कि जो भारत की स्थिति है वो है उत्तर में दक्षिण से उत्तर की तरफ। अगर इसका विस्तार देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और पश्चिम से पूर्व की तरफ देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 मिनट 65 डिग्री के बीच में है। अब इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है कि पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण के बीच में स्थित है। तो ये तो सही है, तथा देशांतरी विस्तार जो पूर्व से ये दे रखा है 97.25 के पश्चिम पूर्वोत्तर के मध्य है, दे रखा है इसे पूर्वी देशांतर में, तो ये इसमें थोड़ा मिस्टेक है। 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में है। अब देखिए यहाँ 8 डिग्री 4 उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक दक्षिण से उत्तर है, न कि उत्तर से दक्षिण है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है ना, ये उत्तर दक्षिण है और यहाँ उत्तर होना चाहिए था, इस वजह से ये रॉन्ग ऑप्शन है। ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है, इस वजह से इसको करेक्टली याद रखें। दूसरे ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ ठीक है कि दक्षिण दे रखा है, यहाँ उत्तर दे रखा है, लेकिन यहाँ मिस्टेक है। यहाँ ये 68 डिग्री 7 मिनट है, ये पूर्वी होना चाहिए था, जो कि पश्चिम दे रखा है, तो ये इसमें मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ दे रखा है कि अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, और देशांतरी जो दे रखा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब वही बात आ गई कि कौन सी बात है जो इसमें से सही नहीं है। तो भारत में सीधी सी बात है कि आपको दिख भी रहा होगा, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आंसर भी दे रखे हैं हालांकि। तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है ये सभी जानते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, इस वजह से कन्फ्यूज नहीं होना कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। 26 नहीं है, 28 राज्य हैं। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा आप सभी को पता है त्रिपुरा से गुजरती है, पूर्वोत्तर राज्य है। मध्य प्रदेश है जो कि मिडिल राज्य है, और मिजोरम है जो पूर्वोत्तर है, जहाँ से मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के जो अंतिम हिस्से हैं वहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका डी, यानी इन तीनों ही स्टेट से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें उससे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है? तो इसमें आपको ध्यान होगा कि हमारे जो 23.5 डिग्री जो चैनल है उत्तरी अक्षांश पे, तो वो है जो भारत को लगभग 2 भागों में डिवाइड करता है। ये ठीक है, तो ये आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4।
ये ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण का ध्यान रखना, क्योंकि देखो 23.5 डिग्री यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश के अकॉर्डिंग ये डी ऑप्शन इज करेक्ट रहेगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है? भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? तो आप सभी जानते हैं पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, और बीच में मिडविल है, फिर गुजरात है, फिर राजस्थान है, तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस वजह से जो इस प्रकार कुल मिला के कितने स्टेट हैं? 8 स्टेट है जहाँ से होकर के आपकी कर्क रेखा भारत से गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब इसमें से बात करें तो कर्क रेखा के उत्तर में है मणिपुर। जस्ट पूर्वोत्तर राज्य में जहाँ 4 राज्य हैं वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जब मणिपुर पे जाते हैं तो मणिपुर क्या है, इसके उत्तर में स्थित माना जा रहा है, क्योंकि ये उत्तर में ही स्थित है। देखा आप, अगर आप उसमें देखेंगे तो वहाँ पर ये थोड़ा उत्तर में है, जो कि कर्क रेखा के संपर्क में तो नहीं, लेकिन उत्तर में जरूर है। तो इस वजह से क्या ये ऑप्शन क्या रहेगा? ये ऑप्शन रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा उत्तर नंबर ए से, मतलब ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन सी चीज है? तो अगरतला की बात कर रहे हैं हम, सॉरी गांधीनगर की बात कर रहे हैं। गांधीनगर ही सबसे नजदीक है, क्योंकि गुजरात है। आप जैसे ही देखेंगे कि कर्क रेखा हमारे यहाँ से गुजरती है तो गुजरात के गांधीनगर से गुजरती है, लगभग अधिकतर भाग उसका गांधीनगर से गुजरता है, और राजस्थान को जैसे क्रॉस करती हुई जाती है। तो कहने का मतलब सबसे नज़दीक जो हो गया वो हो गया आपका गांधीनगर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। आगे चलते हैं 11वें नंबर पे क्वेश्चन, देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यव्यय रेखा कहलाता है? तो प्रमाणिक मध्यव्यय रेखा जो भारत की कहलाता है वो 42.82 डिग्री है। और जो ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है इक्वल पार्ट्स में, तो वो 23.5 डिग्री है। जबकि जो देशांतर रेखा की बात करें तो वो प्रमाणिक मध्यान्ह रेखा जिसको माना जाता है, स्टैंडर्ड मिडविल लाइन बोला जाता है उसको, मिडिल लाइन, तो वो क्या है कि 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 12, किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल आपने देखा होगा, आप अगर आप मैप को जानते हैं, भारत के मैप को कई कई बार आपने उसको पढ़ा भी होगा और समझने का प्रयास भी किया होगा, तो उसमें जब आप डिग्रीज का विश्लेषण देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है तो उसको एक 10 डिग्री चैनल है जो कि 2 भागों में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार या कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में मैच खा रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, 10 डिग्री चैनल किस किस को पृथक करता है? वही क्वेश्चन आ गया बार, तो अंडमान निकोबार को अलग करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है जो अलग पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है और उधर अंडमान निकोबार को करता है। लेकिन यहाँ अगर देश के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो देश के संदर्भ में करेक्ट आंसर ज़्यादा यह रहेगा। तो भारत को श्रीलंका से अलग कौन सा करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, यदि भारत मानक समय यामोन्तर पर मध्याह्न तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय की स्थिति क्या रहेगी? तो स्थानीय समय की बात करें तो स्थानीय समय की स्थिति रहेगी आपके 2 बज के यानी 2:30 बजे का टाइम रहेगा। ये डिग्री वाला सिस्टम है, मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न में कितना टाइम पीरियड रहेगा। आगे बात करते हैं कि यदि अरुणाचल प्रदेश में टिरप TIRAP में बजे होता है, गुजरात में कांडला में कितने बजे होगा सूर्योदय? तो ये 7 बजे होगा। यानी क्योंकि यहाँ से देखो अरुणाचल प्रदेश से लगभग कांडला यानी गुजरात में जब कर्क रेखा के इस हिस्से से उस हिस्से की तरफ जाते हैं, सॉरी यहाँ अरुणाचल प्रदेश की जो हमारी समय मानक रेखा है वहाँ से वहाँ तक जाते हैं तो उसमें 2 घंटे का डिफरेंट आता है। तो 2 घंटे का डिफरेंट आता है तो लगभग आपको 2 घंटे का जो डिफरेंट है उसे ऐड करना है। 120 मिनट का अंतर है तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? प्रातः 7 बजे। प्रातः 7 बजेंगे कहाँ पे? आपके गुजरात के कांडला बंदरगाह पर। 9 डिग्री चैनल किन चीज़ों के बीच में स्थित है? तो जो आपकी लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप के बीच में है, मिनिकॉय है उसके बीच में है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
23 पे चलते हैं। कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो कौन सा चैनल है जो भारत के साथ में मालदीव कंट्री के साथ में समुद्री सीमा बना रहा है? तो वो चैनल है कोको चैनल नहीं, ग्रेट चैनल नहीं, 8 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल वह चैनल है जो मालदीव के साथ में भारत की समुद्री सीमा निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 24, पटना का स्थानीय समय क्या होगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना है आपको कि वही है जो भारतीय मानक समय होता है उसके अकॉर्डिंग। क्यों? भारतीय मानक समय से आगे होगा या फिर भारतीय मानक समय से पीछे होगा या फिर मानक समय से संबंधित ही नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। अब आपका अरुणाचल प्रदेश है मानक समय से संबंधित, वो रहेगा। या जो ज़्यादा डिस्टेंस पे है वो मतलब दूसरे छोर पर है तो वहाँ पर ज़्यादा डिफरेंट नज़र आएगा आपको। तो कहने का मतलब है जो पटना है बिहार है, तो बिहार में जो मानक समय है उससे डिफरेंट नहीं आता है, जो मानक समय है वही एक्चुअल टाइम रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट है रहेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए। अब चलते हैं 25 नंबर पे। भारतीय प्रमाणिक समय आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी में अंतर कितने का होता है? तो ये आपको याद रखना है, याद रखने लायक क्वेश्चन है कि भारतीय प्रमाणिक समय यानी आईएसटी एंड जीएमटी में डिफरेंट कितना है? तो आईएसटी एंड जीएमटी में डिफरेंट कितना है? 5.5 घंटे का है, 5.5 घंटे का है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का जो सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आप सभी जानते हैं कौन सा है? कन्याकुमारी है। कौन सा बिंदु है? कन्याकुमारी है। ठीक है। इसके अलावा कन्याकुमारी तो जो लास्ट के छोर पर स्थित है। इसके अलावा जो दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहा है, तो बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, और जिसे इंदिरा कोल के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं 27 पे कि भारत में सबसे पहले निम्नलिखित किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो ये क्वेश्चन तो आपको याद होगा ही, अरुणाचल प्रदेश, जहां से हमारी मानक समय रेखा निर्धारित होती है। अरुणाचल प्रदेश वह राज्य है जहां पे भारत में सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। 28 की बात करें तो 28 की बात कर लेते हैं कि 28 में क्या पूछा गया है? भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को दर्शाता है? अब अगर आपने मैप डिस्कस किया है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो गया भैया। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो गया है आपका? सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य की बात करें तो गुजरात है, क्योंकि राजस्थान थोड़ा सा साइड में रह जाता है और नीचे से गुजरात का जो कोना है वो ज़्यादा पश्चिमोत्तर चला जाता है, पश्चिम की तरफ ज़्यादा उसका किनारा जा रहा है, तो इस वजह से गुजरात ज़्यादा पश्चिम में है। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ये दो ऐसे राज्य हो जाएंगे जो कि क्या हैं, पूर्व और पश्चिम में सबसे ज़्यादा हैं। भारत का सुदूर पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे सुदूर जो पश्चिमतम बिंदु है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में गुजरात में है। पश्चिमतम बिंदु की बात कर रहा हूँ मैं, गुजरात में ही पड़ेगा क्योंकि सबसे पश्चिमतम राज्य जो है वो गुजरात है। गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल पाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा आपका 2 घंटे का डिफरेंट रहेगा। कितने घंटे का डिफरेंट रहेगा? 2 घंटे का। तो गुजरात का जो सबसे पश्चिम गांव है और अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि पूछा वही जा रहा है बार बार कि अरुणाचल प्रदेश के स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग जब गुजरात में आप पहुंचेंगे तो कितने टाइम का डिफरेंट आ जाएगा? तो वो 2 घंटे का डिफरेंट है, वही क्वेश्चन है। अब इसको कैसे भी करके वो पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत ने नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी थी? तो कहने का मतलब है कि जो भारत की जो नई पहली जो सूर्य की किरण मानी जाती है आज़ादी के बाद में, तो वो वही कहने का मतलब वही है कि कौन सी ऐसी वो है जिसमें कौन सी सूर्योदय की पहली किरण है जो कि देशांतर में पड़ती है और किस देशांतर में पड़ती है, यही पूछा गया है। तो ये हमारे क्वेश्चन का जवाब होगा 92.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। क्वेश्चन नंबर 32 पे बात कर लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है। क्या यह ऑप्शन सही है? बंगलौर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में
अधिक दक्षिणावर्ती है। तो इनमें से क्या 1, 2, 3 इन दोनों तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से बात करते हैं हम। बंगलोर की जो स्थिति है वो चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, ये अच्छी तरह जानते हैं आप। बेंगलोर की बात कर रहे हैं तो बेंगलोर कहाँ है? चेन्नई से बिल्कुल तुलना में ज़्यादा दक्षिणावर्ती है। और इसके अलावा बात करें हम, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में ये दिया गया है कि औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच में है। ये सही बात है, क्योंकि बड़ोदरा और पुणे के बीच में क्या पड़ेगा आपका? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तो ये यहाँ पड़ेगा। तो इस कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 ऑप्शन दोनों सही रहेंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 33 क्वेश्चन पे। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किसी एक से होकर गुजरता है? तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश है जो आपका राजस्थान से होकर के गुजरता है, अक्षांश है जो वही है, मतलब वो कर्क रेखा वाला जो डिग्री है वो कहाँ से गुजरता है? राजस्थान के। इन ऑप्शन में से भारत का दक्षिण अंतिम बिंदु कौन सा है? तो भारत का अंतिम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में से निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार एक क्षेत्र माना जाता है, उसके अंतर्गत स्थित है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। अब ये तो आपको याद होना चाहिए कि रेड क्लिफ क्या है? हमारे भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो उज्जैन है, उज्जैन को ही भारत का ग्रीनविच माना जाता है। निम्नलिखित लगभग चार नगर जो कि 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं, तो उन चारों नगरों के बारे में आपको बताना है कि 4 नगर ऐसे कौन से हैं जो कि 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं। क्या इंदौर है? क्या सोलापुर है? क्या लुधियाना है? क्या जयपुर है? तो उत्तर से दक्षिण का मतलब है, कहने का मतलब है कि इसमें जो ऑप्शन सही रहेगा कि कौन सा क्रम सही है, तो इसमें मान सकते हैं लुधियाना, जयपुर, इंदौर, सोलापुर, इस तरीके से अगर लॉन्गिट्यूड चलते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 39, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो उस जिले का क्या नाम है? उस जिले का नाम है जोधपुर। क्या नाम है? जोधपुर, जहां से आपकी 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 40, किस जगह का स्थानीय समय 6 बजे अगर बज रहा है, 6 बजे किसी जगह पर अगर मान लो 6 बज रहा है, तो जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी के द्वारा 3 बज रहा है, तो उस जगह की देशांतर रेखाओं में कितना डिफरेंट होगा, और जो वही उसकी रेखा मानी जाएगी, तो उसमें है 45 डिग्री पूर्वी देशांतर। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है, राजधानियां हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर है असम की राजधानी। नागालैंड की कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की कौन सी है? ईटानगर है। मेघालय की शिलोंग है। तो इसका मतलब ऑप्शन का अगर मैच करवाते हैं आप, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट रहेगा, जिसमें किसकी? मेघालय की शिलोंग है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम की दिसपुर है, सिक्किम की गंगटोक है। तो इसमें ये इनकी राजधानियों से संबंधित है। मैकमोहन लाइन क्या होती है? मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। जबकि मैकमोहन क्या है? भारत और चीन की सीमा है। डुरंड लाइन क्या है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ये तो आप सभी जानते हैं। चलते हैं 44 नंबर पे। रेड क्लिफ रेखा कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है? अभी आपको बताया मैंने। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किसके द्वारा? बताइए। रेड क्लिफ के द्वारा, जिनके नाम पर रेड क्लिफ रेखा नाम रखा गया है। आगे करते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा क्या है? उभयनिष्ठ नहीं है। किसके साथ में, मतलब लगती नहीं है या उभयनिष्ठ नहीं है? देखो कैसे पूछा गया क्वेश्चन, उभयनिष्ठ शब्द दे दिया गया। तो उभयनिष्ठ के अकॉर्डिंग कहने का मतलब यही है कि किसके साथ में साझा नहीं करती है या किससे टच नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती है। तो इसमें कौन सा स्टेट है? आपका बिहार स्टेट ऐसा है जो छत्तीसगढ़ संपर्क में नहीं है बॉर्डर लाइन की तरफ देखें तो। 47 नंबर पे बात करें, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती स्टेट हैं? अब आप एक बार मैप का अच्छी तरह से अध्ययन कर ही लीजिए। अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैप से कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमाकर पूछे जा सकते हैं। तो और इसीलिए आपको क्या है, ज्योग्राफी के लिए हमेशा मैप तो आपको पूरी तरह लर्न होना चाहिए।
अब कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो स्टेट हैं उनके नाम बताने हैं आपको, कोई कौन कौन से उत्तर प्रदेश से लगते हैं। राजस्थान लगता है क्या? लगता है जी। पंजाब लगता है क्या? नहीं लगता है। तो मतलब इसमें ऑप्शन रहेगा आपका राजस्थान रहेगा, छत्तीसगढ़ लगता है, बिल्कुल लगता है, यूपी के साथ में झारखंड भी लगता है। तो ये 3 स्टेट हैं जो कि क्या करते हैं, यूपी के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 48 की बात करें, 4 दक्षिण राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इनमें से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो इसमें रहेगा आपका, जो कहने का मतलब जिन राज्यों की सीमा मतलब अधिकतर राज्यों से लगती है उन राज्यों को बताना है आपको। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वो 2 राज्य हैं जिनकी अधिक से अधिक राज्यों से सीमा लगती है आपके। 49, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? तो भाई गठन वर्ष की बात करें तो 1948 में कौन सा राज्य बना था? तो मेरे हिसाब से आपका जो 1948 में राज्य बना है वो बना है पश्चिम बंगाल, पंजाब बना है, या हिमाचल प्रदेश बना है, या असम बना है। तो कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले जो राज्य का गठन वर्ष 1948 है वो पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? तो उसकी राजधानी उस टाइम पे करनूल थी। उसकी राजधानी क्या थी? करनूल थी। किसकी राजधानी? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो दोस्तों करनूल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो हो गए आपके 50 क्वेश्चंस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करते रहिए।